आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी व्याकरण के पाठ 4 संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय भैया बहनों, इससे पूर्व हमने 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उससे सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा, यानी संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा शब्द से क्या तात्पर्य है। तो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुणधर्म एवं व्यापार के नाम को संज्ञा कहा गया है। जैसे गाय, कोयल, मोहन, वाराणसी, हिमालय, गंगा, बचपन, बुढ़ापा या फिर अन्य अन्य शब्द, ऐसे शब्दों को संज्ञा का है। संज्ञा के भेद, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है। लेकिन वर्तमान में अभी विद्वानों में मतैक्य नहीं होने के कारण उन्होंने विस्तृत संज्ञा का अध्ययन किया और इसके 5 भेद बताए हैं, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के साथ साथ में समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जोड़ा है। ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। इस प्रकार संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा सबसे विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भगवान श्री राम अयोध्या के रहने वाले थे, तो भगवान श्री राम ये विशेष व्यक्ति का नाम है, अयोध्या विशेष स्थान का नाम है। ऐसे और भी नाम हो सकते हैं, जैसे रामायण या फिर कुरुक्षेत्र, ये विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा सबसे किसी व्यक्ति, किसी प्राणी या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम अपनी पेंसिल से स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, नदी, पहाड़ ही नहीं गाय, बकरी, मोर, चूहा आदि का भी चित्र बना सकता है। इस वाक्य में पेंसिल, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, नदी, पहाड़, गाय, बकरी आदि शब्द अपनी अपनी जाति के प्रतीक है, इसीलिए ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, अर्थात जो किसी न किसी जाति का बोध कराते हैं। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा सबसे किसी गुण, दशा, धर्म, व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता की पूजा होती है, घर की लड़ाई में शांति भंग होती है, चालाकी और लड़कपन में अंतर है, वीरता से महानता आदि आदि शब्दों में सुंदरता, पूजा, लड़ाई, शांति, चालाकी, लड़कपन, वीरता, महानता आदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार से बनाई जाती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। जैसे बुरा से बुराई, अच्छा से अच्छाई। दूसरा है विशेषण से, जैसे मीठा से मिठाई। और तीसरा प्रकार है क्रिया से, अर्थात जैसे पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई आदि। चौथा संज्ञा का भेद है समूहवाचक संज्ञा, अर्थात किसी समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
सभा, दल, कुंज, सेना, कक्षा, पुलिस आदि। अर्थात सभा में कुछ लोगों का समूह होता है, दल अलग अलग लोगों का दल होता है, कुंज पक्षियों का, ऐसे ही सेना विशेष प्रकार का संगठन होता है, कक्षा यानी छात्रों का समूह होता है, पुलिस विशेष प्रकार का सुरक्षा दल होता है। तो आदि ये सभी समूहवाचक संज्ञा के भेद यानी उदाहरण है। पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धर्म या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्य अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, पीतल, लोहा, दूध, पानी, शराब, पेट्रोल आदि। द्रव्य का सदैव मापतोल होता है। ये संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। अब है संज्ञा विकार, अर्थात संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। विकारी और अविकारी, इस कक्षा में भी हमने पिछले अध्याय में विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, अतः लिंग वचन तथा कारक के कारण इसमें विकार उत्पन्न होता है। या कार्य शब्द आ गया तो इसको कारक शब्द पढ़ा जाए। तो लिंग वचन एवं कारक के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द होते हैं। जैसे लड़का एक संज्ञा शब्द है, लेकिन लड़का खेलता है से लड़की खेलती है, लड़के से लड़की, लिंग के कारण विकार उत्पन्न हो गया, अतः यह विकारी शब्द है। आइए अब हम इस पाठ से कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं अथवा संज्ञा की परिभाषा लिखिए। यानी किसी भी रूप में प्रश्न आ सकता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म तथा व्यापार के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है संज्ञा में किस कारण से विकार होता है। तो इसका उत्तर है संज्ञा में लिंग, वचन एवं कारक के कारण विकार उत्पन्न होता है। अब आपके लिए यहाँ गृह कार्य दिया गया है। इन गृह कार्य के 3 प्रश्नों को ठीक से सोच समझकर और एक बार पाठ को पुनः पढ़ करके अच्छे से उत्तर लिखेंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। धन्यवाद।